हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ श्रुति और इस वीडियो में मैं आपके सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का एक यूनिट पाउडर्स का सब टॉपिक डिस्पेंसिंग ऑफ पाउडर्स इन्वॉल्विंग स्पेशल प्रॉब्लम्स का पार्ट 2 लेके आई हूँ, जो कि 4B कहलाएगा। पार्ट 4B ये कुछ थे लिस्ट ऑफ डिफरेंट पाउडर्स जिन्हें हम जब डिस्पेंस करते हैं तब हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे फेस करेंगे, कैसे इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे, ये सारे डिटेल्स हम देख रहे थे इस टॉपिक में। इससे पहले वाले वीडियो पार्ट 4A में हम कुछ पाउडर्स को डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि वोलेटाइल सब्सटेंसेस, हाइग्रोस्कोपिक एंड लिक्विसेंट पाउडर्स, एफ्लोरेसेंट पाउडर्स, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द रेस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ पाउडर्स, यानी कि यूटेक्टिक मिक्सचर्स, पोटेंट ड्रग्स, एक्सप्लोजिव मिक्सचर्स, लिक्विड इंग्रेडिएंट कंटेनिंग पाउडर्स और ग्रैनुलर पाउडर्स। सो लेट्स स्टार्ट। यूटेक्टिक मिक्सचर्स। यूटेक्टिक मिक्सचर्स कुछ ऐसे पाउडर्स रहते हैं जो एज सच इन नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल कंडीशंस कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, प्रॉब्लम्स क्रिएटिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करती। जैसे कि हाइग्रोस्कोपिक डीलिक्वेसेंट में हमने देखा कि वो वाटर जो कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या फिर एफ्लोरेसेंट केस में हमने देखा कि वाटर वो रिलीज़ करता है जैसे ही ह्यूमिड कंडीशन में आता है। पर ऐसे ही कुछ पाउडर्स रहते हैं, ऐसे कुछ सॉलिड मेडिकमेंट्स रहते हैं जिन्हें एज सच कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहती, बट जब हम उन्हें मिक्स करते हैं और उनके मिक्स करने पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि हम देख रहे हैं स्क्रीन में फिगर ए और बी, ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर्स के पार्टिकल को डिनोट कर रहा है, पाउडर ए और पाउडर बी। जब इसे मिक्स किया गया तो जो प्रोडक्ट बना पाउडर ए बी, उस प्रोडक्ट की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होगी, मतलब वो मेल्ट होने लगेगा और एक ऐसा गीला होगा और एक ऐसा स्टेज आएगा कि वो पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा और एक सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि पाउडर्स एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है उन पाउडर्स में, पर उनका जो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनता है उसको, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर में वो कन्वर्ट हो रहा है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। So eutectic mixtures of substances that liquefy when mixed, rubbed or triturated together. The melting points of many eutectic mixtures are below room temperature. तो इसका solution क्या है? Using inert absorption such as starch, talc, lactose to prevent dampness of the powders. Second, dispensing the components of the eutectic mixtures separately. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रिवेंशन के वक्त और पैकेजिंग के वक्त, या फिर पैकेजिंग ना कहकर उसे डिस्पेंस कहेंगे, डिस्पेंस करते वक्त ये कुछ एग्जांपल पहले देख लेते हैं कि एक, जैसे हमें स्क्रीन में दिख रहा है, ये एक प्रिस्क्रिप्शन है, एक फॉर्मुलेशन है जहाँ पर मेंथॉल, कैम्फर, एमोनियम क्लोराइड और लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट्स को लेकर हमें एक इंसफ्लेशन बनाना है। हम इंसफ्लेशन पढ़ चुके हैं, ये वो एक नोज़ल स्प्रे जैसा रहता है। तो ये बनाना जब रहता है तब हम देख रहे हैं कि जो मेंथॉल और जो कैम्फर है, जो कि यूटेक्टिक मिक्सचर्स के एग्जाम्पल के अंडर आ रहे हैं, ये दो जब मिक्स होते हैं तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का मेल्टिंग पॉइंट
वो लोअर कर दे रहे हैं मिलने के बाद। तो इसका सोल्यूशन क्या है, प्रिपरेशन के टाइम में और डिस्पेंसिंग के टाइम में। डिस्पेंस करते वक्त सबसे अच्छा तरीका है कि इन दोनों पाउडर्स को अलग अलग डिस्पेंस किया जाए। डिस्पेंस सेपरेटली एज सेपरेट सेट ऑफ पाउडर्स। प्रिपरेशन के वक्त में हम दो केसेस देख रहे हैं। पहला केस है, लेफ़्ट साइड में जो एरो जा रही है वो ऐसा केस है जहाँ पर सिर्फ यूटेक्टिक मिक्सचर्स है, मतलब ए और बी मान लीजिए यूटेक्टिक मिक्सचर्स है, तो यही दो पाउडर्स हैं हमारे पास और बाकी कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है। जबकि जो राइट साइड जो एरो जा रहा है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूटेक्टिक मिक्सचर्स के साथ और भी काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हमें दिख रहे हैं। तो जो फर्स्ट केस है जहाँ पर सिर्फ यूटेक्टिक मिक्सचर्स है, वहाँ पर प्रिपरेशन मेथड जो हम यूज़ करेंगे वो है स्पैचुलेशन का। स्पैचुला की मदद से हम यूटेक्टिक मिक्सचर्स ए और बी को मिक्स करेंगे, साथ ही उसमें एब्जॉर्बेंट मतलब अगर ए और बी को फॉर्मुलेट करने के बाद जो ए बी प्रोडक्ट बना, जो गीला हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, वो गीला होने से रोकने के लिए उसका जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो ये एब्जॉर्बेंट सोख लेगा। और इस एब्जॉर्बेंट के कुछ एग्जांपल्स है टाल्क, स्टार्च एक्सेट्रा। जबकि जो सेकंड केस है जहाँ पर यूटेक्टिक मिक्सचर्स के अलावा और भी अदर इंग्रेडिएंट्स है, तो वहाँ पर हमें सबसे पहले जो यूटेक्टिक मिक्सचर्स है उसको हमें ट्राइचुरेट करना है, ना कि स्पैचुलेट। तो ट्राइचुरेशन के बाद ए और बी को ट्राइचुरेशन के बाद उसमें बाकी जो इंग्रेडिएंट है वो स्मॉल प्रोपोर्शन में डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। ओके, नाउ सेकेंड टाइप देख रहे हैं हम, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस। एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्चुअली जैसे कि किसी प्रिस्क्रिप्शन में कुछ इंग्रेडिएंट्स, काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं और उन इंग्रेडिएंट्स में जैसे मान लीजिए अगर कोई एक ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है, बहुत रेयर केस है कि पहली बात तो ऐसे प्रिस्क्रिप्शन देते नहीं हैं जिसमें ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस और रिड्यूसिंग सब्सटेंस दोनों कंबाइन होके एक्सप्लोड कर जाए, एक्सप्लोड मतलब विस्फोट कर जाए। तो होता क्या है, कुछ ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस जब रिड्यूसिंग सब्सटेंस से रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनता है वो एक्सप्लोजन हो जाता है उसका। तो एक्सप्लोजिव मिक्सचर्स का डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है उसमें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एक्सप्लोड होगा ये वायलेंटली व्हेन ट्राइचुरेटेड इन अ मोटर विद अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, इसके एग्जांपल्स है पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ क्लोरेट, डाइक्रोमेट, परमैंगनेट एंड नाइट्रेट सोडियम पेरोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर ऑक्साइड, सल्फाइड सल्फर, टैनिक एसिड, चारकोल। ये सारे कॉम्बिनेशंस है जो एक्सप्लोड हो जाते हैं। यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड में हमें दिख रहा है एक एग्जांपल है, फॉर्मुलेशन है, जहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड और टैनिक एसिड के साथ सुक्रोज का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर पोटेशियम जो क्लोराइड है वो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है और टैनिक एसिड जो है वो रिड्यूसिंग सब्सटेंस है। और जैसे ही इन्हें मिक्स किया जाता है तो ये एक्सप्लोड कर जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सच टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन इन अ प्रिस्क्रिप्शन इज़ वेरी रेयर। जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। पर अगर ऐसी प्रिस्क्राइब करने की हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें क्या क्या मेजर्स लेने हैं। सबसे पहले जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन करते वक्त हम ट्राइचुरेशन का सहारा लेंगे और ट्राइचुरेशन हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का अलग अलग मोटार में करेंगे। पाउडर ईच इंग्रेडिएंट सेपरेटली
देन मिक्स विथ अदर इंग्रेडिएंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मोर्टार में लिया, उसे ट्रैचुरेट किया बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ में, फिर रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो अलग मोर्टार में लिया, उसे ट्रैचुरेट किया, उसके साथ अदर इंग्रेडिएंट्स डाला। ऐसी मेथड हम प्रिपरेशन के दौरान यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो पैकेजिंग होती है फिर डिस्पेंसिंग के वक्त हम क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो है उसे हम अलग अलग डिस्पेंस कर सकते हैं और पेशेंट्स को कैसे उसे यूज़ करना है उसका डायरेक्शंस उस पैकेज में लिख के दे सकते हैं। ये दो सॉल्यूशन है हमारे पास एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस के लिए। नाउ पोटेंट ड्रग। पोटेंट ड्रग होते क्या हैं और उसका सोल्यूशन क्या है। पोटेंट ड्रग के कुछ एग्जांपल्स है कोडेन, फॉस्फेट, प्रेडनिसोन वगैरह। लिमिटेड प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी ऑफ द यूज्ड बैलेंसेस टू वेट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ पोटेंट ड्रग। इसको पहले हम पोटेंट ड्रग होता क्या ये देख लेते हैं। कुछ ऐसे ड्रग्स जो किसी एक रिस्पॉन्स को, जो हमारे बॉडी में अगर कोई हमें थेरापेटिक इफ़ेक्ट चाहिए, कोई एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन चाहिए, मान लीजिए अगर हमें पेन हो रहा है तो उस पेन को कम करने के लिए अगर हम कोई दवाई ले रहे हैं और वो दवाई जो है वो कम डोज में, कम कंसंट्रेशन में हमें शरीर में इफ़ेक्ट कर जा रही हैं, ऐसे जो ड्रग्स हैं उन्हें हम पोटेंट ड्रग्स कहते हैं। सो पोटेंट ड्रग इवोक्स अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स इन द बॉडी एट लो कंसंट्रेशन with a maximum dose of 60 mg और 1 ग्राम। ये जैसे कि मैंने कहा कि लो कंसंट्रेशन में इफ़ेक्ट करते हैं बॉडी में, जो डिज़ायर्ड एक्शन है वो करते हैं और उनकी जो मात्रा रहती है वो 60 mg मैक्सिमम रहती है, मतलब 1 to 60 mg की ये डोज रहती है। बट टेकिंग सच ड्रग्स एट हायर डोजेज में कॉज एडवर्स इफेक्ट्स दैट इज मे टेंड टू बी पॉइजनस। अगर इन्हीं ड्रग को अगर हम उनकी जो तय मात्रा है उससे ज़्यादा लेते हैं तो वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है, विषैला हो सकती है। नीचे एक एग्जांपल हम देख रहे हैं कि दो टाइप की ड्रग है, ड्रग ए और ड्रग बी, और हमें इसका इफ़ेक्ट चाहिए एज पेन किलर। दोनों का इफ़ेक्ट एज पेन किलर मतलब दर्द निवारक। तो हम देख रहे हैं कि ड्रग ए जो है वो हम 50 mg ले रहे हैं और ड्रग बी जो है वो हम 500 mg ले रहे हैं। तो ड्रग ए का लो कंसंट्रेशन है पर उसी लो कंसंट्रेशन में, उसी लो डोज में वो पेन किलर का इफ़ेक्ट, डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट दे रहा है। जबकि ड्रग बी जो है वो ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ रहा है, हमको 500 mg लेना पड़ रहा है, दैट इज़ एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, वो पेन किलर का इफ़ेक्ट शो कर रहा है। तो ड्रग ए जो है, जो कि हमने लो कंसंट्रेशन में लिया, लो डोज में लिया, उसे हम हाई पोटेंट ड्रग कह रहे हैं। जबकि जो ड्रग बी है जिसे हमने हाई कॉन्सेंट्रेशन में लिया, मतलब हाई अमाउंट में लिया, उसे हम लो पोटेंट ड्रग कह रहे हैं। और दोनों ही ड्रग सेम इफ़ेक्ट कर रही हैं, बट उनका जो डोजिंग है एक में कम है, कम अमाउंट ले रहे हैं ड्रग ए का, और ड्रग बी का हम ज़्यादा अमाउंट ले रहे हैं। सो ड्रग ए इज़ अ पोटेंट ड्रग हियर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पोटेंट ड्रग को डिस्पेंस करते वक्त हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? सबसे पहले जब उसको वे करेंगे, मतलब जब हम उसे तौलेंगे, उसका वेट लेंगे, तब कभी भी डिस्पेंसिंग बैलेंस का हम उपयोग नहीं करेंगे। उसके लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले बैलेंस है उसका प्रयोग करेंगे। दैट इज़ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंट ड्रग इज़ नेवर वेड इन डिस्पेंसिंग बैलेंस। ये हुआ हम वेइंग करते वक्त कौन सा मेजर लेंगे, कौन सा तरीका लेंगे। जो सेकेंड स्टेप है वो प्रिपरेशन के दौरान हम कैसे उसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ उसे मिक्स करेंगे।
चूँकि पोटेंट ड्रग है मतलब उसकी जो मात्रा है वो काफ़ी कम होगी और हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स है वो काफ़ी सारे मात्रा में है, उसका जो अमाउंट है वो बहुत सारा रहेगा। तो कैसे हम इस पोटेंट ड्रग और डाइल्यूएंट को हम ऐड करेंगे? जो मेथड है ऐड करने का वो है ट्रैचुरेशन मेथड, यानी कि हम पेस्टल और मोटर का इस्तेमाल करेंगे और कभी भी डाइल्यूएंट को इकट्ठा पोटेंट ड्रग के साथ नहीं मिलाएंगे। पोटेंट ड्रग को लिया मोटर में, उसके साथ इक्वल अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट, मान लीजिए अगर 50 mg पोटेंट ड्रग है तो 50 यूनिट ही हमें डाइल्यूएंट का भी लेना है, उसको मिक्स करना है और बाकी के जो डाइल्यूएंट है, रेस्ट ऑफ द डाइल्यूएंट्स आर एडेड स्लोली इन स्मॉल प्रोपोर्शन, धीरे धीरे उसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है। सो डाइल्यूएंट्स आर नॉट एडेड एट वंस, इकट्ठा नहीं डालना है। इक्वल अमाउंट्स ऑफ डाइल्यूएंट एज दैट ऑफ पोटेंट ड्रग इज टेकन टू ट्रैचुरेट, दैट इज फॉलो ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड। ये जो मेथड है जिससे हम पोटेंट ड्रग और डाइल्यूएंट को ऐड कर रहे हैं, यानी कि पोटेंट ड्रग की समान मात्रा में डाइल्यूएंट को ऐड करना, फिर बाद में डाइल्यूएंट धीरे धीरे और स्मॉल प्रोपोर्शन में ऐड करना, इस पूरे मेथड को हम जियोमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड के तहत भी देख सकते हैं। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब नाउ नेक्स्ट इज लिक्विड मेडिकेमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड इन डिस्पेंसिंग पाउडर्स। हम देखते हैं कि कुछ कुछ प्रिस्क्रिप्शन रहते हैं जहाँ पर पाउडर्स को तो मिक्स कर रहे हैं और कुछ प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं कि जहाँ पर पाउडर्स के साथ साथ हमें कुछ लिक्विड केमिकल्स रहते हैं, लिक्विड वो चाहे एक्सिपिएंट्स हो या फिर ड्रग हो, लिक्विड जो फॉर्म में मेडिकेमेंट्स, यहाँ पर मेडिकेमेंट्स मतलब ड्रग है, लिक्विड ड्रग फॉर्म में जो रहेगा उसे भी ऐड करना होगा। और जैसे ही हम लिक्विड मेडिकेमेंट को पाउडर मेडिकेमेंट के साथ ऐड करेंगे तो वो नेचुरली वो गीला हो जाएगा, वो पाउडर फॉर्म में और नहीं रह पाएगा। तो ऐसे केसेस में उसके गीलेपन को, उसके वेटनेस को दूर करने के लिए हम क्या उपाय करते हैं देख लेते हैं। ये इसका लिक्विड्स मतलब यहाँ पर वाटर का हम उल्लेख नहीं कर रहे हैं, लिक्विड्स का मतलब यहाँ पर ऐसे केमिकल्स जो ड्रग ही है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ऐसे केमिकल्स जिनको हम पाउडर्स के साथ मिक्स करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है देख लेते हैं। पहला केस है, ये 3 केसेस में डिवाइड है। पहला जो केस है जब वहाँ जो लिक्विड मेडिकेमेंट है वो स्मॉल अमाउंट में है, बहुत कम क्वांटिटी है, उसकी मात्रा बहुत कम है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, जो मेथड है वो है ट्रैचुरेशन का विथ इक्वल अमाउंट ऑफ पाउडर्स, मतलब जो ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन वाला जो मेथड है उस हिसाब से हम लिक्विड और पाउडर्स को मिक्स करेंगे जब लिक्विड की जो मात्रा है वो कम होगी। सेकेंड केस जो है ये तब यूज़ हो रहा है जब लिक्विड मेडिकेमेंट की मात्रा है वो ज़्यादा होगी इन लार्ज क्वांटिटी। ऐसे केसेस में हम एब्जॉर्बेंट का प्रयोग करेंगे, जैसे कि टैल्क वगैरह, स्टार्च वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। होगा क्या, जैसे जैसे ही हमने ज़्यादा लिक्विड जो है अमाउंट वो पाउडर के साथ जो मिक्स किया तो हमें एक सेमी सॉलिड पेस्ट जैसा कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। तो उस पेस्ट से नमी को सोख कर उस पेस्ट को ड्राई करने के लिए एब्जॉर्बेंट काम आएगा। एब्जॉर्बेंट क्या होगा, क्या करेगा कि जितना भी मॉइस्चर है, जितना भी वेटनेस है उसको वो सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, थर्ड केस जो है वो ऐसा केस है जिसमें लिक्विड का हम अल्टरनेट जैसे कि उसको लिक्विड फॉर्म में ना रखकर उसे हम ड्राई फॉर्म में रखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, सोल्यूशन फॉर्म में है, और जैसे ही वो एवापोरेट हो जाता है, एवापोरेशन अगर उसमें वाष्पीकरण जब होगा तब पानी तो वाष्प बन जाएगा, पर जो नीचे जो बचेगा कंटेनर के उसमें वहाँ पर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स बचेंगे। तो वो क्या हुआ, सॉल्यूशन से
हमारा ड्राई फॉर्म में आ गया, ड्राई पाउडर फॉर्म में आ गया। वैसे ही हम देखते हैं कि काढ़ा वगैरह बनाते वक्त हम जो हर्बल जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, पानी में घोलते हैं और उसको बॉईल करते हैं। बॉईल करते साथ ही पानी जो है वो उबलने लगता है और लास्ट में हमको एक सेमी सॉलिड रेसिड्यू मिल सकता है। वैसे ही कह रहे हैं कि लिक्विड को लिक्विड फॉर्म में ना रख के उसे एवापोरेशन के थ्रू ड्राई फॉर्म में ले आना, ड्राई पाउडर फॉर्म में ले आना और उसके बाद जाके उसे जो बाकी का जो पाउडर ड्रग हमारा है उसके साथ मिक्स करना। यह है तीसरा तरीका। नेक्स्ट इज ग्रैन्युलर पाउडर्स। ग्रैन्युलर पाउडर्स खुद एक समस्या नहीं है पर समस्या का निदान है। ये ग्रैनुलर पाउडर्स होते क्या हैं और इनका क्या उपयोग है, क्या इम्पोर्टेंस है। ग्रैन्यूल्स हमको पता है कि ग्रैन्यूल्स क्या होता है। जो पाउडर फॉर्म को हम किसी बाइंडिंग एजेंट के साथ मिलाकर उसे ग्रैन्यूल्स का फॉर्म देते हैं, उसे ग्रैनुलर पाउडर कहते हैं। मतलब पाउडर्स जो है वो स्मॉलर यूनिट है और ग्रैन्यूल्स जो है वो लार्जर यूनिट है। इसके बारे में हम हाइग्रोस्कोपिक और डीलिक्विसेंट जो पाउडर्स हम पढ़ रहे थे उसमें हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इसको और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो ग्रैनुलर पाउडर्स कब यूज़ होते हैं? जब हमें कोई भी दवाई लार्ज डोज में ओरली लेनी पड़ती है। ओरली मतलब माउथ के थ्रू कंज्यूम करना पड़ता है ओरली, लार्ज डोज, ज़्यादा मात्रा। अब अगर कोई पाउडर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा है उसकी, जिसे हमको एक ही बार में कंज्यूम करना है, उसको हम किसी टैबलेट या फिर कैप्सूल फॉर्म में फिर नहीं ले सकते, क्योंकि टैबलेट या फिर कैप्सूल जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही ड्रग या फिर ड्रग के साथ जो एक्सिपेंट्स है वो अपने आप में समा सकता है। पर जब टैबलेट और कैप्सूल से काम ना चले तब ग्रैन्यूल्स का हम सहारा लेते हैं। सेकंड केस है कि ऐसे पाउडर्स जिसको हम कंज्यूम एज सच नहीं कर सकते, मतलब स्पून में लिया पाउडर और हम ओरली उसे कंज्यूम कर गए, वैसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन पाउडर्स का जो टेस्ट है वो ठीक नहीं रहता। जैसे कड़वा टेस्ट है तो ऐसे पाउडर्स को कंज्यूम करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे पाउडर्स को हम ग्रैन्यूल्स का शेप दे देते हैं। थर्ड जो केस है, नॉट एज लिक्विड डोजेज फॉर्म। ऐसे ड्रग्स जिसे हम लिक्विड रूप पे भी, लिक्विड में भी उसे फॉर्मुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो स्टेबिलिटी है, मतलब जो अगर फॉर्मुलेट किया गया तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, वो ज़्यादा दिन तक उसकी सेल्फ लाइफ नहीं रहेगी। थर्ड केस है फोर्थ केस है ग्रैन्यूल्स फॉर्म of some powders like hygroscopic or deliquescent powders leads to lower absorption of water from atmosphere। इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब जैसे हाइग्रोस्कोपिक और डिलिक्वेसेंट पाउडर्स है जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एटमॉस्फेयर से जो नमी है उसे सोख ले, तो जितनी उसकी सतह होगी, जितने पाउडर्स की सतह होगी, जो सरफेस एरिया होगा, जो एटमॉस्फेयर वातावरण के संपर्क में रहेगा, उतना ही वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। और हमें पता है कि जब हम पाउडर को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं तब उसका जो सरफेस एरिया है, ग्रैन्यूल्स का जो सरफेस एरिया है एज़ कंपैरिजन टू पाउडर्स के जो फाइनल पार्टिकल्स रहते हैं, उसका जो सरफेस एरिया है उसे काफ़ी कम रहता है। तो चूँकि सरफेस एरिया कम होगा, या मतलब वो कम मात्रा में नमी को सोखेगा। ओके, तो ग्रैनुलर पाउडर्स का यूजेस आजकल कहाँ होता है? ग्रैनुलर डोजेज फॉर्म्स ऑफ वेरियस एंटीबायोटिक्स लाइक एरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन एक्सेट्रा आर यूज्ड। काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स है जिसको आजकल हम ग्रैनुलर फॉर्म में उसकी पैकेजिंग होती है और बाद में उसे डायरेक्शन दिया जाता है कि इसे पानी वगैरह के साथ मिलाकर
उसका सस्पेंशन बनाकर सॉल्यूशन बनाकर हम यूज़ करें, पेशेंट को दें। ये है ग्रैन्यूल्स जो कि पाउडर्स स्मॉल जो फाइन पार्टिकल्स है उससे बने हुए हैं। और ये जो ग्रैन्यूल्स है वो डिफरेंट साइज़ के होंगे। इससे छोटा भी ग्रैन्यूल्स होता है, इससे बड़ा ग्रैन्यूल्स होता है, और ये डिपेंड करता है सीव साइज़ पर। सीव साइज़ मतलब जो छन्नी है, जिस छन्नी से हम जो मांस है कोहेरेंट मांस को जब पास करवाते हैं तो छन्नी के जो पोर साइज़ है, जो छिद्र है, उसका साइज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करेगा कि ग्रैन्यूल्स का साइज़ क्या होगा। और ज़रूरी नहीं कि वाइट कलर में ही होंगे, ये डिफरेंट कलर्स में, जैसे कि ड्रग या फिर जो हम एक्सिपिएंट्स ऐड कर रहे हैं उसका कलर ग्रैन्यूल्स में आ सकता है, या फिर ग्रैन्यूल्स को हम जब प्रिपेयर करें हैं उसमें और भी बाकी जैसे एडजंक्ट्स है, जैसे कि कलरिंग एजेंट्स वगैरह, स्वीटनिंग एजेंट्स, ये सब भी हम डाल के उसे दूसरा कलर टेस्ट बेटर कर सकते हैं, मिठास ला सकते हैं। तो ये हो गया ग्रैन्यूल्स। ग्रैनुलर पाउडर, some solid medicaments required to administer in orally in large doses, and it is not possible to convert into tablet or capsule because a large number of them will be required to take single dose। यही मैंने कहा, इन्हें टैबलेट और कैप्सूल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हें एट वंस मतलब एक ही साथ में लेना होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना होता है। And these medicaments are difficult to dispense in powder form because it's bitter, nauseous and unpleasant taste। इन्हें पाउडर, ऐसे ड्रग्स को पाउडर फॉर्म में भी हम डिस्पेंस नहीं कर सकते क्योंकि इसका टेस्ट वगैरह अच्छा नहीं होता है। In this case, solid medicaments mixed with sweetening agent, flavoring and coloring agent with suitable granulating agent to moisten the powder to make coherent mass। तो इसके लिए, इस पाउडर के टेस्ट को अच्छा बेहतर करने के लिए, रंग को बेहतर करने के लिए, इसके फ्लेवर को अच्छा करने के लिए काफ़ी सारे एजेंट्स को ऐड करते हैं। साथ में हम ग्रैनुलेटिंग एजेंट भी ऐड करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम जब आटा को गूँथते हैं, आटा जो पाउडर फॉर्म है उसमें हम पानी का प्रयोग जिस प्रकार से कर रहे हैं ताकि एक मांस बन जाए, कोहेरेंट मांस बन जाए आटे का, ठीक वैसे ही जो ड्रग जो पाउडर है उसमें एक्स्ट्रा जो कलरिंग, स्वीटनिंग एजेंट वगैरह डालने के बाद हम ग्रैनुलेटिंग एजेंट डालते हैं ताकि ये जो ड्रग के पार्टिकल्स और बाकी जो एक्सिपेंट्स हमने ऐड किया उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपक जाए, एक दूसरे से बाइंड हो जाए। तो ये एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है और उसको फिर बाद में जब वो एक आटे के जैसे जैसे सन जाता है उसके बाद जब एक टाइप एक मास जो बनाता है उसको वैसे ही ड्रग का मास बनेगा और ड्रग के मास को हम सीव से मतलब छन्नी से गुजार देंगे तो वो ग्रैन्यूल्स बन जाएगा। तो ये हम ग्रैन्यूल्स का प्रिपरेशन देख रहे हैं। सॉलिड मेडिकमेंट हमने लिया, उसमें स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और कलरिंग एजेंट डाला, साथ ही हम ग्रैनुलेटिंग एजेंट डाल रहे हैं। ग्रैनुलेटिंग एजेंट मतलब जो बाइंड करेगा, इन सब पार्टिकल्स को जोड़ के रखेगा, चिपका के रखेगा। फिर हम उसे आटे की तरह सान देते हैं, जैसे मतलब हाथों से नहीं पर ट्राइचुरेशन वगैरह से हम उसे यूज़ करके उसको एक कोहेरेंट मास का शेप दे देते हैं। फिर उस कोहेरेंट मास को हम सीव नंबर 10 से पास करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ सीव्स नंबर आर अवेलेबल, काफ़ी सारे नंबर के सीव्स हमारे लैब में, हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है वहाँ पर मिलते हैं। और जितना सीव नंबर छोटा रहता है, जैसे सीव नंबर 10 और अगर सीव नंबर 12 लिया जाए तो सीव नंबर 10 का जो पोर साइज़ है वो सीव नंबर 12 के पोर साइज से वो बड़ा होगा। मतलब जैसे जैसे सीव नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे ही उसका पोर साइज या मतलब जो छिद्र है उसका जो साइज़ है वो कम होते जाएगा। तो सबसे पहले इस कोहेरेंट मास को सीव नंबर 10 से पास कर रहे हैं।
तो हमारे पास जो ग्रैन्यूल्स मिल रहे हैं वो स्टिल दे आर वेट, जो गीले हैं अभी भी। तो ऐसे ग्रैन्यूल्स को हमको हॉट एयर ओवन में रख कर उसे ड्राई करना है, सुखाना है। और ये जो टेम्परेचर है, हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो। फिर जैसे ही वो सूख जाएंगे, उन ग्रैन्यूल्स को हमें सीव नंबर 20 से पास करना है अब इस बार। और जैसे ही हम सीव नंबर 20 से पास करेंगे तो ये जो ग्रैन्यूल्स है और छोटे साइज़ में हमें प्राप्त होगा और ज़्यादा उसका जो शेप है और बेटर रहेगा। तो ये हमने एक जनरल प्रिपरेशन देख लिया ग्रैन्युलर पाउडर्स का। तो थैंक यू। आशा है आपको समझ में आए ये टॉपिक, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए वेट कीजिए। उसमें हम ग्रैनुलेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। ग्रैन्यूल्स बनाने की दो विधि है, ड्राई मेथड और वेट मेथड। साथ ही एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स टाइप के टर्म्स हम देखने वाले हैं। थैंक यू।